नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा। स्वागत है आपका न्यूज 24 में। और आज एक सवाल के साथ शुरुआत कर रहे हैं कि क्या इस बार जयंत चौधरी का सिक्का चुनाव में चलने जा रहा है। जी हां, यह सवाल क्योंकि एक बयान सामने आया है जयंत चौधरी का और वो ये कहते हैं कि मैं कोई सिक्का थोड़ी ना हूं, मैं कोई चवन्नी थोड़ी ना हूं कि आपने उछाला और मैं आपके पाले में आ गया। इसका सीधा जो असर है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। जी हां, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं अप्रोच किया है जयंत चौधरी को कि वो इन चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ जाए, लेकिन उन्होंने जवाब चुनावी मंच से दे दिया है। तो इसका क्या असर है, क्या मायने हैं, आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं और संजीव त्रिवेदी जी हमारे साथ आज जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी। और संजीव जी, सवाल यही सबसे बड़ा कि अमित शाह को भी ये पता है कि अब जयंत चौधरी पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ में आ गए, फिर इतनी लेट जब सीटें भी बढ़ गई हैं और तमाम तरह से तैयारियां भी पूरी हो गई हैं, जयंत चौधरी को अप्रोच करना और जयंत चौधरी का एक मंच से खुलेआम ये कह देना कि मैं कोई चवन्नी थोड़ी ना हूं, क्या मायने समझ रहे हैं? किसने अप्रोच किया? भारतीय जनता पार्टी ने। कहां किया? अंदर खाने ये चर्चा हुई, तभी तो ये बात निकलकर सामने आई कि देखिए, यही बात आ गई यहाँ। ये तो प्रकारांतर से बात हुई ना। अमित शाह उस बैठक में सबसे बड़े नेता थे। क्या उन्होंने कहा? उनके प्रतिनिधियों ने कहा, बाल्यान ने कहा, प्रवेश वर्मा ने कहा। अब ये अगर कोई बैठक कर रहे होते और उस बैठक के आखिर में ये कहते तो ये लगता कि चलिए ये कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि उन्होंने कहा। भाई, जयंत चौधरी एक दल के नेता है, एक ऐसा दल जिसका साथ आपको चाहिए। तो समाजवादी पार्टी को साथ चाहिए थी, तो हमने तमाम तस्वीरें देखी ट्विटर पे जिसमें कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के मुखिया दोनों बैठे हैं और वो ट्विटर पे दोनों ने तस्वीरें पोस्ट की। दो अध्यक्षों के बीच में बातचीत हुई। यहां किससे बातचीत हो रही थी? आप प्रकारांतर से एक संदेश भेज रहे हैं। बातचीत करने का देखिए, ये अंदाज जयंत को पसंद नहीं आया। पहली बात तो ये है, बहुत स्पष्ट है। प्रवेश वर्मा कह रहे हैं या बाल्यान साहब कह रहे हैं, लेकिन अमित शाह थे उस बैठक में। अमित शाह ने कब फोन उठाकर बात की है? ये प्रश्न आज जाटों के बीच था। ये बातें जब कल से घटित हुई हैं तो ये प्रश्न वो अपनी तरफ से कर रहे थे। तो क्या अमित शाह अगर फोन कर लेते जयंत को तो ये मंच से कहने की जरूरत नहीं पड़ती? माकूल प्रश्न है, माकूल प्रश्न है। ये दिमाग में आता है लोगों के, लेकिन मैं पूछता हूं, क्या ऐसा नहीं हुआ होगा? क्या ऐसा नहीं हो? मुझे नहीं मालूम है, लेकिन संभावना है कि ऐसा हुआ हो, ऐसा हो चुका हो। और जयंत को जहां रहना था, जयंत वहीं रहे। अब ये जो संदेश गया है, देखिए, अमित शाह जैसा चाणक्य भारतीय राजनीति में कम है। उनकी जो एक वोटों को परख करके उन्हें दो हिस्सों में बांट लेने की क्षमता है, बहुत कम नेताओं में है आज की तारीख में। यह संदेश जयंत चौधरी को नहीं था। यह संदेश जयंत चौधरी के फॉलोअर्स को था, उनके समर्थकों को था। और इसमें बहुत सी ऐसी बातें थी जो प्रकारांतर से वो कहने की कोशिश कर रहे थे, सीधे नहीं कह रहे थे। अगर उन्हें राष्ट्रीय लोकदल का साथ चाहिए था तो वो मंच नहीं था कल का। गठबंधन तो बहुत पहले से चल रहे थे ना। बिल्कुल, बिल्कुल। निषाद जी की पार्टी से, अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी से गठबंधन तो हो लिए भारतीय जनता पार्टी के। तो ये गठबंधन की संभावना भी पहले खत्म हो चुकी थी। उसके बाद ही तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है ना। चलिए, अच्छा, इन सारी बातों के बीच में जो है 2017 में चलते हैं। 2017 में क्योंकि पहले चरण में जो चुनाव होने 58 सीटों पर होने हैं, 53 पर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था पिछली बार। एक सीट जो आरएलडी की थी वो भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चली गई। 2 सीटें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को 2-2 सीटें मिली। लेकिन क्या उन चुनाव के नतीजों ने कहीं कहीं असर डाला कि पहले से बातचीत नहीं की गई जयंत चौधरी को, या फिर उनको हल्के में लिया गया आरएलडी को? क्योंकि उनके खाते में एक ही सीट गई थी, तो ऐसे में उनको हल्के में लिया जा रहा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो एक चुनावी मौसम बन रहा है उसमें बीजेपी को लग रहा है कि जयंत चौधरी का समाजवादी पार्टी के साथ में होना और जो कनेक्शन बन रहा है यादव प्लस जाट और प्लस मुस्लिम,
ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डैमेज करने वाला है इन 58 सीटों की, अगर हम पहली बात करें तो। देखिए, पहले चरण की आप सीटों की बात कर रहे हैं और ये जाट बहुल है। इनफैक्ट 2 चरण जो हैं ऐसे जिसमें कि जाट और मुस्लिम कंबाइन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा दिखाई इस वक्त पड़ता है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जाट समुदाय का वोट मिला था, इसमें 2 मत नहीं है। और ये जो जीत जबरदस्त आई है वो जाट समुदाय के समर्थन की वजह से थी, इसमें कहीं कोई 2 राय नहीं है। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में दरअसल वो 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे थे। अब वो दंगे का असर इस बार नहीं है क्या? इस बार किसान आंदोलन जो साल भर का चला तो उसने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया और चौधरी चरण सिंह की राजनीति, जिनके पोते हैं जयंत चौधरी, उनकी राजनीति थी जाट और मुस्लिम जोड़ करके एक बड़ा वो वर्ग बनाया करते थे। और अगर ये दोनों समाज जुड़ते हैं तो फिर मुसलमानों की आबादी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है वो औसत से ज्यादा है, जो औसत पूरे उत्तर प्रदेश में है उससे ज्यादा है, और उसमें जाटों की जो अपनी पॉपुलेशन है वो जुड़ती है, तो एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है। तो हमेशा से ये माकूल एक कॉम्बिनेशन था जिसका कि राष्ट्रीय लोकदल को फायदा होता आया था। पिछली दफा जब दंगे हो गए हिमांशु, तो उसके बाद मुस्लिम वोट अलग हो गया, जाट समाज का वोट अलग हो गया और भारतीय जनता पार्टी को जाट समाज का समर्थन मिला। अब इस बार उस प्लेटफॉर्म ने संभवतः एक स्थिति तैयार की है जिसमें वो जो पुराना फॉर्मूला होता था जाट मुस्लिम सहयोग का, वो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये सच है, ये फॉर्मूला तो है, जाट और मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म पर हैं और उसमें से जुड़ जाता है, जैसा कि आपने बताया, समाजवादी पार्टी का वोट बैंक। इसेंशियली उसमें यादव हैं और जो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण हो जाता था, इधर उधर चले जाते थे, सब एक साथ कंसोलिडेट होते हुए थियोरेटिकली सैद्धांतिक रूप में दिखाई पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, पर ये तो हो लिया। अब क्या कर सकते हैं? 2019 में भी फायदा हुआ था, इस बार तो नहीं हो सकता है। किसान कानून आए गए लेकिन ये एक बन गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक प्रभाव तो बन गया है इस क्षेत्र में। वो प्रभाव है कि बड़े बड़े जाट नेता आज की तारीख में हैं उस क्षेत्र में जो कि उनके लिए वोट लेकर के आएंगे। तो ऐसे बातचीत भी हो रही है, बातचीत भी है। और देखिए ना, उनके तो डॉक्टर सत्यपाल सिंह हैं जिन्होंने बागपत में जयंत को हराया था, मुजफ्फरनगर से संजीव बालिया ने अजीत सिंह को हराया था, कोई छोटी बात नहीं है ये। तो ये जब इतने बड़े बड़े नेता हैं फिर भी कहीं ना कहीं वो कमी महसूस हो रही है जयंत चौधरी की, और इस कारण से ये कल की जो दावत है। पर चूंकि अमित शाह बेहतर तरीके से जानते हैं कि चीजें हो ली हैं, मैं चवन्नी वाली बात पे आऊंगा। अमित शाह बेहतर तरीके से जानते हैं कि वो तो गठबंधन हो चुका है, सब कुछ सेट हो चुका है, उम्मीदवार उतारे जा चुके हैं, उनके नामों की घोषणा हो चुकी है। अब तब कोई गठबंधन की संभावना तो अब नहीं है। लेकिन उन्होंने उनके वोटरों को संदेश दिया है, जयंत चौधरी के समर्थकों को संदेश दिया है कि देखिए हम और आप मुगलों से लड़ते आए हैं। हाँ। ये बात उन्होंने कहा है, मुगलों से लड़ते आए हैं, मतलब हम जो है मुस्लिम समाज के विरोध में खड़े रहे हैं, आप हमारे साथ आ जाइए। अगर मैं क्रूड शब्दों में कहूं तो पिछली बार भी आप हमारे साथ थे। और इस तरह की बातें कह करके एक कंफ्यूजन फैलाने की जो अमूमन ये पॉलिटिक्स में होता है, जो कोशिश की गई है, उसके बाद फिर बहुत ज्यादा बहस का मुद्दा तो जरूर बन गया जाट समुदाय में। आज की तारीख में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये बात बहुत चर्चा में है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने सधे हुए अंदाज में, और उसकी ये स्मार्टनेस है, वो सफल तो हुई है कन्फ्यूजन। ठीक है, जयंत चौधरी की हम बात करें तो जो चौधरी परिवार है, तीसरी पीढ़ी है, वो बाहर से पढ़ के आए हैं, युवा हैं। ऐसे में क्या जो उनकी पहले की जो पीढ़ियां थी उनका जो प्रभाव था उसको आगे बढ़ा पा रहे हैं? क्या जयंत चौधरी में वो दमखम नजर आ रहा है कि वो आरएलडी को अब आगे लेके जाएं, और इतना दमखम कि बीजेपी उनसे बातचीत करने को मजबूर हो जाए? दिल्ली में सड़क है तुगलक रोड, तो तुगलक रोड पर 12 नंबर की कोठी चौधरी चरण सिंह की हुआ करती थी, तुगलक थाने के ठीक सामने में। और उसी कोठी में फिर अजीत सिंह भी रहते थे। अजीत सिंह साहब, ये दोनों जो जयंत चौधरी के पिता हैं, ये जब तक वहां दोनों रहे, और लगातार वो कोठी इन्हीं परिवार के पास रही, क्योंकि सांसद लगातार बनते चलते आए, इन्हीं के पास रही वो कोठी, और उसके गेट कभी बंद नहीं होते थे। तो बगल में है बागपत, या इनका जो प्रभाव क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, लोग बाग यहां से चलते थे
और वो सीधे प्रवेश कर जाते थे कोठी में, मैदान में लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, अंदर से कोई मतलब न भी हो, उस वक्त चौधरी साहब घर में न भी हो तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। वो दफ्तर में जाते थे, कोई कहीं से फ़ोन करना हो वहाँ से फ़ोन कर लेते थे, वहीं पर लेटे रहते थे। उनके लिए एक आसियाने की तरह था वो चौधरी साहब का निवास जो था, वो छिन गया जब बागपत से चुनाव हार गए। और ये पिता पुत्र दोनों जब चुनाव हार गए तो वो छिन गया उसका बड़ा इमोशनल प्रभाव पड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों पर। मैंने इस बात को महसूस किया बात करके उन लोगों से कि हमारा एक आसियाना था, वो 40-50 वर्षों से था, हमसे छीन लिया गया। आज की तारीख में ये वसंत कुंज में रहते हैं ये परिवार जो है, और इनके पास वो ठिकाना नहीं है। कैसे वो ठिकाना रहता जब सांसद है ही नहीं? तो क्या उस वक्त भारतीय जनता पार्टी अजीत सिंह के समर्थन में आई या जयंत चौधरी के समर्थन में आई? नहीं आई। व्यक्तिगत बातें बता रहा हूं। दूसरी व्यक्तिगत बात, पिछले दिनों कुछ ऐसी घटना घटी, पुलिस लाठीचार्ज में जयंत चौधरी के ऊपर भी लाठियां चला दी और उनके समर्थकों ने घेर लिया, और वो वीडियो सामने आ गया है। लगातार लाठियां बरसाई जा रही हैं पुलिस के द्वारा, और जयंत चौधरी के समर्थक लाठियां खा रहे हैं और वो बचे हुए हैं। देखिए, मान सम्मान और ईगो जो है वो जाट समुदाय में बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और ये सब में होता है, उनमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये मार्शल कॉम है, जाट रेजिमेंट भी है हमारे देश में। और इन्होंने नॉर्थ में चूंकि ये रहे हैं तो ये हमेशा इन्वेडर्स से लड़ते रहे हैं, तो इनके अंदर एक मार्शल सेंटिमेंट है, एक लड़ाके का सेंटिमेंट है। आप इतिहास में जाएंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे, औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। मैं अगर सही हूं तो इनके जाट राजा सूरजमल थे, और वो सिकंदरा जाके अकबर की कब्र खोद दी थी, 150-200 साल पहले की कब्र, और गुस्से में आके उसका दाह संस्कार कर दिया। इसलिए बीजेपी जिक्र करती है हमारा इतिहास बहुत पुराना है। लेकिन उसमें ये पूछ जाती है कि वो कितने इगोइस्टिक, मान सम्मान को बहुत ध्यान देने वाले और उससे बहुत अपने आप को जोड़े रखने वाली बात। तो मैं यहां ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं गृह मंत्री ने ये बोल करके उस ईगो को कहीं जगा तो नहीं दिया, हर्ट कर दिया, कहीं हर्ट तो नहीं कर दिया। और अगर ऐसा हो जाएगा तो जयंत चौधरी उसे भुनाने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, शब्दों पर अगर गौर करें तो वो कहते हैं कि चवन्नी यानी हम मानते हैं कि सबसे, हालांकि अब तो बंद हो गया है, पुराने लोग जानते हैं कि चवन्नी का दौर था एक, लेकिन चवन्नी कह के उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि आपने हमको बहुत छोटा समझ लिया है क्या, कि हम इतने छोटे हैं कि हमने जो फैसला लिया है, एक तो आप शुरुआत से आए नहीं हमारे पास, हम जब गठबंधन कर चुके हैं, तमाम तरह की बातें हो चुकी हैं, सब कुछ तय हो चुका है, तब आप हमसे कह रहे हैं और आप कहेंगे और हम आ जाएंगे। क्या इतना आसान है क्या? इतना ये संदेश देने की कोशिश है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है इस बात को कि जयंत नहीं आएंगे, क्योंकि जयंत की राजनीति जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन पर आधारित है। जयंत कभी नहीं आएंगे, क्योंकि अगर केवल जाटों को लेकर के आना होगा तो पहले से ही वहां पर संजीव बालियान हैं, पहले ही से वहां पर डॉक्टर सत्यपाल सिंह हैं, वहां जाट नेता मौजूद हैं। जाट नेता भारतीय जनता पार्टी के पास सनी देओल भी हैं। ऐसा नहीं है, वो तो फिल्म स्टार है, इतने बड़े हैं। और जब पहुंचे थे बागपत प्रचार करने के लिए तो हंगामा हो गया था। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया उन्होंने डॉक्टर सत्यपाल सिंह के लिए और हरा दिया अजीत सिंह को। लेकिन इनकी अहमियत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसीलिए हिमांशु, क्योंकि ये दोनों समुदाय को जोड़ लेते हैं। तो सिर्फ यहाँ बीजेपी चाहती है कि पोलराइजेशन हो जाए वोटों के बीच में, कोई कंफ्यूजन, जिस बात का आपने जिक्र किया, पोलराइजेशन नहीं। भारतीय जनता पार्टी को जाट वोट देते आए हैं पिछले 3 चुनाव से, और वो परंपरा टूटे नहीं। ये संदेश वो जाट समर्थक जो जयंत चौधरी के हैं उन तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन इस बार ये भी है ना कि 5 साल की सरकार बीजेपी की हो चुकी है, एक एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने देखा पिछले 3 बार से अगर देखें तो पहले बहुजन समाज पार्टी, फिर समाजवादी पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस बार कौन, क्या बीजेपी रिपीट कर पाएगी? ये सवाल बहुत उठता रहा है शुरुआत से ही, जो इस पर बातें होती रही। लेकिन फिलहाल के लिए क्या जो समीकरण बन रहे हैं समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी आरएलडी के बीच में, उससे बीजेपी को कहीं ना कहीं कुछ लग रहा है, कुछ खटक रहा है, ये बात खटक रही है ये बात। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब इनका प्रभाव देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें और भी बड़े स्केल पे दिखाई देने लगती है भारतीय जनता पार्टी। ये तो जो आप बात कह रहे हैं ये तो दीवार पर लिखी हुई है बात। अगर एक समुदाय पूरी तरह से हमारे पास था, अब उस समुदाय के पूरी तरह से हमारे पास होने पर मुझे शक है, तो जाहिर है कि जो नतीजे आएंगे वो मेरे अनुकूल नहीं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी को ये बात तो महसूस हो रही है, और उसके पीछे ये किसान आंदोलन है, इसमें नई बात नहीं। लेकिन
जो बड़ी बात यह है वो ये है कि अब जयंत चौधरी इस पूरे मसले को कैसे अपनी तरफ घुमाते हैं। चवन्नी उन्होंने क्यों कहा, अठन्नी भी कह सकते थे। देखिए 12 आना 1 रुपया बनाता है, 4 आने की अहमियत गए जमाने में थी। गए जमाने में अगर 4 आना जाट समुदाय को कहा जा रहा है, अपने आप को उन्होंने कहा मुझे 4 आना समझ रहे हैं क्या चवन्नी, तो ये बहुत अहम होता था पहले। 4 आना आपने कहा ना पुरानी बातें, तो वो बहुत अहम हुआ करता था। 4 आने में बहुत कुछ आया करता था। आज 25 पैसे में कुछ नहीं आता है चवन्नी में, उस वक्त बहुत ज्यादा आया करता था। तो हमारी अहमियत हम वही हैं, ये बताना चाह रहे हैं। आंधियों में हल्का सिक्का होता था, पलट नहीं जाते हैं। इन्होंने कहा मैं पलट थोड़ी जाऊंगा, आंधियां चलती हैं चला करें, हम चवन्नी नहीं है जो पलट जाएंगे। देखिए वो ईगो पे जा रहा है पूरा मामला, भावनात्मक रूप से उस तरफ लेकर के जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने आज कहा है कि जब किसानों को कुचला तब कहाँ थे। मान सम्मान की बात हो रही है, जब किसानों को कुचला तब कहाँ थे। वो मंत्री मिश्रा टेनी महाराज अभी भी मंत्री हैं। ये सब बातें वो निकाल कर सामने ला रहे हैं ताकि उनके जो समर्थक हैं वो वहीं रहें। क्योंकि ये मास्टर स्ट्रोक की तरह अमित शाह ने जो कल बात कही है, और खुद से नहीं कही ये बात, देखिए मैंने शुरुआत में कही, खुद से उन्होंने नहीं कहा ये बात, प्रवेश वर्मा ने बाहर आकर के कहा। वो खुद कह सकते थे ये बात, वो टेलीफोन उठा सकते थे, और क्या पता हुई भी हो, और क्या पता वहां पर बात नहीं बनी हो। तो ये पब्लिक डोमेन में जो बात आती है हिमांशु, और जो पीछे घटित हो चुकी होती है, कई बार तो उसकी प्रतिबिंब की तरह होती है और कई बार उसकी प्रतिक्रिया की तरह होती है। और इस कारण से हम ये मान सकते हैं कि एक चाल अमित शाह ने चली, अब उसको अपनी तरफ कैसे घुमाते हैं जयंत, ये देखना है। मुजफ्फरनगर में एक संयुक्त प्रेस वार्ता होने वाली है, जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की। यह प्रेस वार्ता होने वाली है कल, और उस प्रेस वार्ता में जाहिर है कि वो तमाम संदेश जो है वो दिया जाएगा कि कैसे गठजोड़ जो है वो इतिहास है और टूट जो है वो वर्तमान है, और इस वर्तमान को पलटना है। ठीक है। और किसान आंदोलन का क्योंकि हम जिक्र बार बार करते हैं, और चुनाव में इसका इफेक्ट रहेगा इस बात को भी हम जानते हैं, लेकिन कितना इफेक्ट रहेगा। पश्चिमी यूपी की अगर बात करें तो किसान आंदोलन हालांकि वापस जो है चला गया है, कृषि जो कानून थे उनको वापस ले लिया है, प्रधानमंत्री ने खुद एक बहुत बड़ा जो है मास्टर स्ट्रोक चला, लेकिन उसका असर जो होना चाहिए था वो क्या नज़र आने वाला है हिमांशु? मैं जब घूम रहा हूँ इस इलाके में तो मैं नहीं पाता हूँ कि उतना रेजोनेंस है। देखिए यकीन के साथ ये कह रहा हूँ, वो जो एक हमें लगता था कि अरे यही एक मुद्दा है, इस बार तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हालत खराब हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, जी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए किसान कानून की वापसी के साथ शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है लोगों का, बहुत से लोग भूल से गए, बहुत लोगों को याद है, लेकिन नेता याद दिलाते रहते हैं। नेता ने क्यों याद दिलाया? जयंत चौधरी ने कहा वो मंत्री बरकरार है मंत्रिमंडल में, उन्हें पूरा सम्मान दिया जा रहा है। हमारे लोगों को कुचला गया था, बुलाना है तो उन 700 लोगों को बुलाइए, हमें क्यों बुला रहे हैं? वो याद दिला रहे हैं, क्योंकि वही उनका आधार है। और इस कारण से मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हार नहीं गई है, उसका सपोर्ट बेस कायम है बहुत हद तक, लेकिन जयंत चौधरी फिर से अपने पुरानी जमीन को बहुत हद तक काबिज करने में सफल हुए हैं इस किसान आंदोलन की वजह से, ये भी एक हकीकत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी बातचीत के लिए। और क्योंकि चवन्नी का जिक्र किया है तो ईगो पर बात चली गई है, और ऐसे में आगे की जो रणनीति है जयंत चौधरी किस तरह से बनाते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर क्या समीकरण आगे देखने को मिलते हैं, और पश्चिमी यूपी में क्योंकि इस बात का जिक्र हो रहा है तो फिर इनका वहां रहकर क्या रोल रहता है, ये देखना सबसे ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।